नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत ने अपने खुद के खास फाइटर जेट, जिसे एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कहते हैं, उसको बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है। इसकी लागत 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। ये फैसला तब हुआ जब खबर आई कि चीन पाकिस्तान को अपने स्टील्थ फाइटर जेट्स दे सकता है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने इस योजना को हरी झंडी दी। इसे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL मिलकर बनाएंगे। इस जेट में खास तकनीक होगी, जैसे छिपने की क्षमता, तेज उड़ान और आधुनिक सेंसर। बीजेपी सांसद बैजयंत जय पांडा के नेतृत्व में सांसदों के सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को कुवैत में रहने वाले भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। इस संबोधन में AIMM के प्रमुख और हैदराबाद से लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की बात की। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाएगा और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पाकिस्तान आतंकवादियों की भर्ती रोकने वाला नहीं है। पिछली बार जर्मनी में FATF की ग्रे लिस्ट की बैठक से पहले पाकिस्तान ने कहा था कि साजिद मीर की मौत हो चुकी है। साजिद मीर वही शख्स है जो मुंबई में 26/11 के भयावह आतंकी हमले का मुख्य साजिश करता था। उस समय तक पाकिस्तान कहता रहा कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन जैसे ही FATF की बैठक शुरू हुई, पाकिस्तान ने अचानक कहा कि साजिद मीर जिंदा है और हमारी अदालतों ने उसे सजा भी दे दी है। ओवैसी ने IMF से पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कदम उठाने की अपील की। इसी के साथ ओवैसी ने पाकिस्तान को फिर से FATF की ग्रे लिस्ट में डालने के लिए कुवैत से भारत की मदद करने की अपील भी की। BSF ने चेतावनी दी है कि आतंकवादी फिर से अपने कैंपों में लौट रहे हैं और जम्मू कश्मीर में सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं। BSF के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हाल के महीनों में खुफिया जानकारी मिली है, जिससे पता चला है कि आतंकवादी संगठन अपनी गतिविधियों को बढ़ा रहे हैं और सीमा पार से भारत में घुसने की योजना बना रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि सर्दियों के मौसम में बर्फबारी के कारण घुसपैठ की कोशिशें कम हो जाती हैं, लेकिन अब जब मौसम साफ हो रहा है, आतंकवादी फिर से सक्रिय हो सकते हैं। BSF ने अपनी निगरानी को और सख्त कर दिया है और सीमा पर अतिरिक्त जवानों को तैनात कर दिया है। BSF ने एक नया वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सैनिक डरकर भाग रहे हैं। यह ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में LOC के पास किया गया था, जहां भारतीय सेना ने आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। वीडियो में साफ दिख रहा है कि भारत के जवानों की कार्रवाई से पाकिस्तानी सैनिक घबरा गए और अपनी चौकियों से भागने लगे। BSF ने बताया कि यह ऑपरेशन आतंकवादियों और उनके समर्थकों के खिलाफ एक मजबूत जवाब था। वीडियो में भारतीय सेना की ताकत और साहस को देखकर देशवासियों में गर्व की भावना जाग रही है। BSF ने कहा कि वो सीमा पर हर खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है और देश की सुरक्षा में कोई कमी नहीं होने देंगे। BSF का ये संदेश साफ है, भारत की सीमाएं अभेद्य हैं और हमारा हर जवान देश की सुरक्षा के लिए तैयार है। भारत जापान को पीछे छोड़ चुका है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यह खबर काफी चलाई गई और मोदी सरकार का डंका बजवाया गया। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के हवाले से यह खबर चलाई गई, लेकिन अब नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी कुछ और ही कह रहे हैं। उनका कहना है कि अभी भारत ने जापान को पीछे नहीं छोड़ा है, बल्कि 2025 के अंत तक ऐसा हो सकता है। इसके बाद कन्फ्यूजन बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की अप्रैल 2025 की वर्ल्ड इकोनॉमी का आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की नाम मात्र GDP $4.19 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो जापान की $4.18 ट्रिलियन की GDP से थोड़ा अधिक है। नीति आयोग के मेंबर विरमानी ने IMF द्वारा अपनी रिपोर्ट में साल 2025 के लिए जारी आंकड़ों के बारे में कहा कि यह सटीक आंकड़ा पूरे साल की GDP के लिए है। उन्होंने ये साफ किया कि इस आंकड़े में भारत के लिए पूरे साल की GDP जापान से ज़्यादा होगी, ये बताया गया है। हालांकि सटीक आंकड़ा जनवरी या फरवरी में जारी किया जा सकता है, क्योंकि पूरे साल की बात कर रहे हैं, ना कि कुछ महीनों की। हालांकि इससे पहले 24 मई को नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि जापान को पीछे छोड़कर भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर हैं। वो ऑपरेशन सिंदूर को लगातार लोगों के बीच पहुंचाने में लगे हुए हैं। इस दौरान उन्होंने नेहरू को फिर पहलगाम अटैक से जोड़ने का काम किया। उन्होंने सरदार पटेल का जिक्र कर कहा कि अगर कांग्रेस ने सरदार पटेल की बात मान ली होती तो 75 साल से चल रहा आतंकी घटनाओं का सिलसिला रुक जाता। उन्होंने कहा कि 1947 में मां भारती के टुकड़े हुए, कटनी चाहिए थी जंजीरें लेकिन काट दी गई भुजाएं। देश के 3 टुकड़े कर दिए गए और उसी रात पहला आतंकी हमला कश्मीर की धरती पर हुआ।
मां भारती का एक हिस्सा आतंकवादियों के बलबूते पर मुजाहिदीनों के नाम पर पाकिस्तान ने हड़प लिया। अगर उसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के घाट उतार दिया गया होता और सरदार पटेल की बात मान ली गई होती तो 75 साल से चल रहा यह सिलसिला देखने को नहीं मिलता। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि आज पंडित नेहरू की पुण्यतिथि है और आज के दिन भी देश का स्वयंभू सर्वोच्च नेता और इतिहास को तोड़ने मरोड़ने वाला मास्टर डिस्टोरियन नेहरू विरोध में सक्रिय है। ये बेहद दुखद है और निंदनीय प्रयास है उन गंभीर सवालों से ध्यान भटकाने का जिनका जवाब उन्हें देना चाहिए। जयराम रमेश ने फिर से वही सवाल रखे जो राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार उठा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि अभी तक पहलगाम हमले के आतंकी खुलेआम क्यों घूम रहे हैं, ट्रंप के सीजफायर के दावे पर अभी तक मोदी चुप क्यों हैं, वो भी जब उन्हीं बयानों के कारण ऑपरेशन सिंदूर को रोकना पड़ा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा कि चीन और पाकिस्तान के बीच गहराता सैन्य गठजोड़ अब पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट हो चुका है, फिर भी प्रधानमंत्री चुप हैं। चीन को उन्होंने 19 जून 2020 को सार्वजनिक मंच से क्लीन चिट दी थी और चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा लगातार बढ़ रहा है। भारत को बार बार पाकिस्तान के साथ एक ही तराजू में रखे जाने पर और पाकिस्तान को अलग थलग करने की हमारी कूटनीति तथा वैश्विक नैरेटिव की विफलता पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं। कांग्रेस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी और पूरा विपक्ष देश हित में डटा हुआ है, वहीं 22 अप्रैल की रात से आज तक बीजेपी की ओछी राजनीति में कोई कमी नहीं आई है। एक तरफ पूरे देश में आवाज उठ रही थी कि पाकिस्तान को जवाब दिया जाए, आतंकियों के खिलाफ कदम उठाए जाएं, वहीं बीजेपी के लोग कश्मीर के छात्र छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, देश के अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे। इसके साथ ही बीजेपी द्वारा अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल से एक धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जा रही थी। एक सत्ताधारी दल का स्तर है। सच्चाई यह है कि बीजेपी ने आपदा में अवसर ढूंढा है, जो बहुत ही पीड़ादायक बात है। इसलिए ये सवाल आने वाले कई दशकों तक पूछा जाएगा कि जब देश में आपदा आई थी तो कौन क्या कर रहा था। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति का नतीजा यह है कि कुवैत ने पाकिस्तान पर से वीजा पाबंदी हटा दी है। कुवैत पाकिस्तान लेबर ट्रीटी साइन करने वाला है। उधर यूएई ने पाकिस्तान को 5 साल की वीजा अनुमति दे दी है। हमारी विदेश नीति का नतीजा ही यह है कि नेपाल भूटान भी हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ है। इस पूरे संघर्ष में पता चल चुका है कि चीन और पाकिस्तान कैसे एक साथ सामने आए, लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं कर रही। आखिर ये सरकार हाइफिनेशन होने क्यों दे रही है। इस सरकार के ट्रोल्स ने जिस ईरान के बारे में भद्दी टिप्पणियां की, उसने कल खुलकर कहा कि पाकिस्तान आतंक को शरण देता है। पीएम मोदी ने गुजरात में पाकिस्तान का नाम लेकर फिर बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है और पाकिस्तान का पसीना छूट रहा है। हमने डैम थोड़े खोलकर सफाई शुरू की और इतने से वहां बाढ़ आ जाती है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इस बार सबूत नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि इस बार ऊपर वाला सबूत दे रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि साथियों, हमें किसी से भी बैर नहीं है, हम सभी की भलाई चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में पर्यटन को पुनर्जीवित करने में मदद करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से भी मांग की और कहा कि मोदी सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को कश्मीर में बैठकें आयोजित करने और वहां संसदीय समिति की बैठक आयोजित करने का आदेश दिए। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में पहले ही ये अपील कर चुकी है। सीएम उमर का कहना है कि सरकार के इन ठोस प्रयासों से जनता का डर काफी हद तक कम होगा, सुरक्षा और विश्वास की नई भावना पैदा होगी और अंततः कश्मीर में पर्यटन के पुनरुद्धार का मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे बहुत जरूरी आर्थिक राहत मिलेगी और सामान्य स्थिति वापस आएगी। उन्होंने कहा कि बीते 5-6 हफ्ते पूरे देश के लिए अच्छे नहीं रहे हैं और इससे सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर का ही हुआ है। इस मुसीबत के समय हमें केंद्र सरकार को भी मदद चाहिए और आगे बढ़ना है। मध्य प्रदेश की खंडवा जिले में एक 45 वर्षीय आदिवासी महिला के साथ बर्बर घटना हुई। उसका गैंगरेप किया गया, आते निकालकर उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस के अनुसार इस जघन्य अपराध में 2 आरोपी हरि और सुनील ने न केवल महिला के साथ बलात्कार किया, बल्कि इतनी क्रूरता की कि उनकी आंतें बाहर निकल आईं, जिसके कारण अत्यधिक खून बहने से महिला की मृत्यु हो गई। यह घटना शुक्रवार रात खलबा तहसील के रोशनी पुलिस चौकी क्षेत्र में हुई। घटनास्थल खंडवा शहर से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। पुलिस की शुरुआती जांच के अनुसार पीड़िता और दोनों आरोपी कुरकू आदिवासी समुदाय से हैं और एक दूसरे के पड़ोसी थे। बीजेपी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में 57.6 करोड़ रुपए खर्च किए, जो आम आदमी पार्टी के खर्च से लगभग 4 गुना ज्यादा हैं।
चुनाव आयोग को दी गई जानकारी के अनुसार आपने इस चुनाव में करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए। यह आंकड़ा दिखाता है कि बीजेपी ने चुनाव प्रचार में भारी मात्रा में धन खर्च किया, जिसमें रैलियां, विज्ञापन और अन्य प्रचार सामग्री शामिल थी। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जारी रस्साकसी के बीच ट्रंप प्रशासन अब इस विश्वविद्यालय को मिलने वाले सरकारी फंड की समीक्षा करने की तैयारी में है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को मिलने वाले फंड या तो बंद कर दिए जाएंगे या इन्हें किसी और संस्थान को दिया जाएगा। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि गवर्नमेंट सर्विसेज एजेंसी अन्य एजेंसियों को एक पत्र भेजने वाली है, जिसमें कहा गया है कि हार्वर्ड से किसी भी तरह के अनुबंध के बारे में बताया जाए कि क्या उन्हें खत्म किया जा सकता है या फिर किसी और को दे दिया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन का अनुमान है कि हार्वर्ड के साथ करीब ऐसे 30 अनुबंध फिलहाल चल रहे हैं। ये सभी अनुबंध कुल मिलाकर $10 करोड़ के हैं। हालांकि अभी तक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। बीते 2 महीनों में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के बीच विवाद गहराता चला जा रहा है। बीते सप्ताह ट्रंप प्रशासन ने विदेशियों के दाखिले का अधिकार रोक दिया था। इसके बाद हार्वर्ड ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.